चलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट चैप्टर अपना चल रहा था, 2 केसेस पेंडिंग है वो देखने हैं। पहले केस नंबर 5 है, पेज 162 पे। ये केलॉग्स कंपनी का केस है। इसका मैंने आपको कुछ लिंक शेयर किया था, स्ट्रैटेजी भेजी थी केलॉग्स वाली, कोई केस स्टडी। इसका भी एक वीडियो था, मैं वो भी एक बार शेयर कर दूंगा, बता देता हूँ क्या पॉइंट्स है। 162 ठीक है, 5th वाली केस स्टडी है, केलॉग्स का टॉपिक है यहाँ पे। अब केलॉग्स जो है वो वैसे ब्रांड तो अगेन यूएस का है, लेकिन इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो अपना एक मार्केट में अलग कैटेगरी क्रिएट करने की कोशिश की। अब ये कंपनी इनिशियली अच्छे से ग्रो कर रही थी। ये जो सीरियल्स वाला जो मार्केट है, मतलब जैसे यूएस में और फॉरेन कंट्रीज़ में जो ब्रेकफास्ट वाली कैटेगरी है, उसमें कॉर्नफ्लेक्स और चोकोज और ये सब रेडी टू ईट वाला, तो वो उस टाइप का ब्रेकफास्ट ऑप्शंस वो लोग सीरियल्स के बेसिस पे कि हेल्दी भी हो उस तरीके से वो ऑफ़र करते हैं। बट इंडिया में जो ट्रेंड है ब्रेकफास्ट का, वो कल्चरली काफ़ी डिफरेंट है। अब वहाँ पे क्या है कि भाई सब कुछ रेडीमेड है, कुकिंग का टाइम नहीं है, तो एक अलग डिफरेंट मैटर हो गया। अब यहाँ पे इंडियन कल्चर में भाई हाउसवाइफ या लेडीज़ कोई ना कोई घर मैनेज कर रहा है, तो भाई ब्रेकफास्ट और वो सब चीज़ें अलग तरीके से बन रही है, और कहीं कहीं वो ब्रेकफास्ट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में जा रहा है। अब इन्होंने स्टार्टिंग में जो अपना बिजनेस प्रमोट करने की कोशिश की, तो इनकी भी स्ट्रैटेजी गलत पड़ गई थी। इन्होंने क्या किया, इंडिया में आए मार्केट डेवलप करना शुरू किया, और इंडियंस को ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, तुम जो ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जो नाश्ता कर रहे हो ना, वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो उसको स्विच करके हम जो बेच रहे हैं ना वो खाओ, वो ज़्यादा हेल्दी है। अब आप यार एक मार्केट में आ रहे हो और वही मार्केट के कस्टमर की पहले इंसल्ट कर रहे हो कि तुमको पता ही नहीं क्या खाना चाहिए, तुम क्या खाते हो, ऐसा वैसा, ठीक है, वो भी इंडिया में ठीक है। तो हमारे कंट्री में आके हमको ही सिखा रहे हो कि हम जो बरसों से खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, और तुम जो बेच रहे हो वो अचानक से अच्छा हो गया। तो वो जो स्ट्रैटेजी है ना, वो इनिशियली उनकी बहुत रॉन्ग पड़ गई। उस वजह से ना मार्केट में एक वो नेगेटिव सेंटीमेंट और हेट्रेड आ गया था कि यार ये कंपनी तो हमारी इंसल्ट करके हमें प्रोडक्ट बेच रही है, तो लोगों ने अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया कि इसके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने। तो बाद में उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, तो बहुत सारे चेंजेस उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में किए। फिर पैरेलली उन्होंने चलाने की कोशिश की कि भाई आप जो खाते हो वो तो अच्छा ही है, बट ये भी हेल्दी ऑप्शन है, तो आप उसको, हाँ, तो डिप्लोमेसी पे आ गए। तो पहले इंसल्ट कर रहे थे, फिर समझ आ गया कि भारी पड़ेगा, हाँ, तो वो फिर भारी हैवी वर्ड आ गया, और ट्रेंडिंग है आजकल ये सब वर्ड्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे ये चीज़ हुई जो उन्होंने फिर स्ट्रैटेजी को चेंज करके थोड़ा इसको डाइल्यूट किया कि इतना डायरेक्ट अपने इंसल्ट नहीं कर सकते कस्टमर की, इतना बड़ा मार्केट है, तो बोला कि उसको पैरेलली थोड़ा मार्केट में चलाते हैं। और स्ट्रैटेजी वैसी बनाई कि हेल्थ बेनिफिट्स बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं, पहले क्या था, आप जो खा रहे हो वो ख़राब है, हम जो बेच रहे हैं वो अच्छा है। अब आप जो खा रहे हो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, भाई हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो हेल्दी ऑप्शन है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वैसे करके सीरियल्स और पल्सेस के बेसिस पे बने हुए कॉर्नफ्लेक्स और चोकोज और ये सब है, बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा है और ईजी टू प्रोवाइड है, तो वो ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अच्छा, इवन जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया जैसे चोकोज और ये सब जो लॉन्च किया, यूएस मार्केट में अलग कंसेप्ट था, इंडियन मार्केट में अलग कंसेप्ट था। अब जो मिल्क में, जैसे ये सब चीज़ें मिल्क में आप डायरेक्टली पोर करके फिर खा रहे हो, तो जो दूध यूज़ हो रहा है वो इंडिया में ना, वो लोग इंडिया में हॉट मिल्क ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे, और यूएस में वो लोग कोल्ड मिल्क, क्योंकि रेडी टू यूज़ है, सीधा कोल्ड मिल्क यूज़ किया, उसमें सीरियल्स डाल के खा लिए। अब यहाँ पे फिर जब उन्होंने देखा, तो जो चोकोज और ये कॉर्नफ्लेक्स और ये सब जो सीरियल्स वो लोग बेच रहे थे, उसका जो टेक्सचर था वो कोल्ड मिल्क के हिसाब से था। और जब वही सेम चोकोज उन्होंने इंडिया में लॉन्च किए, कॉर्नफ्लेक्स लॉन्च किए, तो यहाँ गर्म दूध में ना वो उसका पूरा टेक्सचर एकदम वो मेल्ट हो जाते थे, तो वो खाने में क्रिस्पी नहीं रहते थे। अभी अपने देखते हैं तो आप दूध में डालो वो क्रंची रहते हैं। तो उनको ये समझ में आया कि यार इंडिया में हमें बेचना है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हॉट मिल्क ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हमें प्रोडक्ट को, कॉर्नफ्लेक्स को थोड़ा क्रंची बनाना पड़ेगा कि हॉट मिल्क में डालने के बाद वो एकदम से सॉफ्ट नहीं हो जाए, तो थोड़ा टाइम उसको खाने के लिए वो रहे प्रॉपर, और क्रंची टेस्ट आएगा तो खाने में सही लगेगा। तो उन्होंने प्रोडक्ट में भी फिर वेरिएशंस किए, चेंजेस किए, और इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना के बिजनेस को ग्रो किया। आज की डेट में बहुत बड़ा मार्केट है केलॉग्स का, काफ़ी इंडिया में सेल हो रहा है, पॉपुलर हो चुका है, तो वो धीरे धीरे करके ग्रो हुआ। वैसे अब इनकी जो पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे बता रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लो एक बार, इंट्रोडक्शन क्या बोला, फिर आगे। When preparing a strategy for success, a business needs to be clear about what it wants to achieve. It needs to know how it is going to turn its desires into reality in the face of intense competition. Setting clear and specific aims and objectives is vital for a business to complete. However, a business must also be aware of why it is different to others in the same market. This case study looks at the combination of these elements and shows how Kellogg's prepared a successful strategy by setting aims and objectives linked to its unique brand. एक पॉइंट पे तो ये लोग इंडिया से एग्जिट करने पे आ गए थे, जब ये स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ गई ना इनकी, फिर बाद में रिवाइवल का उन्होंने ट्राई किया और पूरा
चेंज हो गया। आज बहुत अच्छा खासा मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोर्स का सेल है पूरे साल का, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। सिर्फ इंडिया में? हाँ, सिर्फ इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट ब्रांडिंग वाला, देखो क्या बोला। One of the most powerful tools that organizations use is branding. A brand is a name, design, symbol, or major feature that helps to identify one or more products from a business or organization. The reason that branding is powerful is that the moment a consumer recognizes a brand, the brand itself instantly provides a lot of information to that consumer. This helps them to make quicker and better decisions about what products or services to buy. तो पहले इन्होंने ब्रांडिंग पे फोकस किया। अच्छा, ये जो कॉर्नफ्लेक्स जो है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम के केलॉग्स लेके आया इंडिया में। लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे एक दो जो इस तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहे थे, लेकिन वही ब्रांड लेवल क्रिएट नहीं हुआ, लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और उन्होंने उस तरीके से उसको प्रोजेक्ट नहीं किया कि हम एग्जैक्टली क्या बेच रहे हैं, जैसे वो आप ब्रेकफास्ट का एक ऑल्टरनेटिव एंड ऑल, वैसी मार्केटिंग नहीं की। बट इन्होंने मार्केटिंग करके ना आपके माइंड में परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज एक साथ काम करती हैं। वन ऑफ देम वॉज कि भाई ब्रांड क्रिएट करना है हमें, कि केलॉग्स के नाम से ही लोग पहचानने लग जाए कि हाँ भाई ये तो ब्रेकफास्ट में जो ऑप्शन है उसका ब्रांड है, ये म्यूज़ली या फिर जो कॉर्नफ्लेक्स है या फिर चोकोज है, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका ब्रांड रिकग्निशन होना चाहिए। फर्स्ट तो उन्होंने उस पॉइंट पे काम किया। अब म्यूज़ली जो है वो इतना कॉस्टली है, अब परचेज़ करो काफ़ी महंगा है, बट उसके अंदर वही है ना, वो लोग हेल्थ बेनिफिट्स बता रहे हैं कि भाई इतने सीरियल्स पल्सेस का मिक्सचर है, तो आपको ओवरऑल जो एक बैलेंस्ड डाइट जो मिलना चाहिए ब्रेकफास्ट में, सारी चीज़ें प्रोटीन, कार्ब, फाइबर्स, सब कुछ उसी में मिल रहा है। तो आपको कुछ कुक करने की ज़रूरत नहीं है, रेडी टू ईट है। आप दूध में उसको मिक्स कर लो, अब वो हॉट मिल्क में भी चलेगा, कोल्ड मिल्क में भी चलेगा, जैसी आपकी प्रेफरेंस। तो उन्होंने उस तरीके से उस प्रोडक्ट को बनाया। इतना महंगा है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग वो हेल्थ बेनिफिट के नाम पे उसको डेली कंज्यूम करते हैं, तो उससे उनका अच्छा रेवेन्यू आता है। फिर प्रोडक्ट पोजीशनिंग की बात हो रही है। पोजीशनिंग का मतलब क्या है? मार्केट में अपनी एक जगह बनाना, कि हम एग्जैक्टली अपना प्रोडक्ट कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेकफास्ट में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, तो वहाँ पे एक पोजीशनिंग करना कि हम इस कैटेगरी में टारगेट कर रहे हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो उससे ना एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको उसमें बोट वाला एग्जाम्पल दिया था ईयरफोन्स के मार्केट में, तो मैंने प्रोडक्ट पोजीशनिंग कि भाई हमारा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में। एक और भी एग्जाम्पल है उसमें, शुगर कॉस्मेटिक्स, जो शार्क टैंक में सारे फेमस हुए। अब शुगर वाले ने भी वही किया, उसका जो प्रोडक्ट है जैसे लिपस्टिक्स और ये सब नेल पेंट और ये जो कैटेगरी है, उसमें जो कैटेगरी है वो या तो एकदम चीप प्राइस पे बिकने वाली चीज़ें जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर एकदम हाई एंड प्रोडक्ट्स है। फिर वो ऐसा होगा ना, आप एक वो लिपस्टिक परचेज़ करने जा रहे हो तो 50 रुपये वाली भी मिल रही है, फिर सीधा वो 600, 800, 1000, 1200 वाली रेंज है। बीच का जो मार्केट में जो प्राइस पॉइंट था वो खाली था। अब शुगर की जो लिपस्टिक है वो आपको 200-300 रुपये की रेंज में मिल रही है। वो उन्होंने प्राइस पॉइंट टारगेट किया। अब उनकी जो टारगेट कस्टमर बेस है वो है यंग जनरेशन, जिनको अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहिए और एक ब्रांडेड प्रोडक्ट भी चाहिए। नो डाउट उसकी क्वालिटी वो 200-300 वाली है। फिर कोई 1000 वाली लिपस्टिक परचेज कर रहा है और वो यूज़ करता है, उसको ये 200 वाली शायद या 300 वाली में लगे, यानी क्वालिटी में वेरिएशन है। लेकिन जो 50-100 वाली यूज़ कर रहा था उसको 200-300 वाली क्वालिटी उसके कंपेरिजन में बेटर मिल रही है। तो शुगर वाले को पता है कि यार मैं 1000 वाली क्वालिटी तो नहीं बेच सकती 300 रुपये में, लेकिन 50-100 रुपये से तो बेटर बेच सकती हूँ, तो वो क्वालिटी उससे तो बेटर ही है। तो उन्होंने अपनी ब्रांड को पोजीशन किया कि ये बजटेड ब्रांड है विद अ गुड क्वालिटी एंड विद अ स्टैंडर्ड ब्रांडिंग। तो फिर उस प्राइस पॉइंट पे लोग परचेस कर रहे हैं और वो पॉपुलर हो रहा है वैसा। तो ये चीज़ है। कंपनी अभी भी लॉस में है नो डाउट, लेकिन प्रोडक्ट पोजीशनिंग तो उन्होंने की है। तो ये एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद मार्केट की बात हो रही है। मार्केट में इन्होंने डेटा बताया कि भाई यूके में जो सीरियल्स का मार्केट है उसमें कितना सेल पूरे साल का होता है। तो 1.1 बिलियन पाउंड्स पर ईयर का सीरियल्स मार्केट है यूके में। उसमें 42% जो मार्केट शेयर है वो किसका है? केलॉग्स का है। तो इतना बड़ा ब्रांड वहाँ बना रखा है ऑलरेडी। तो ब्रेकफास्ट सीरियल मार्केट में नंबर 1 है समझो। कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेगमेंट्स विद इन द मार्केट। वो मार्केट सेगमेंटेशन वाली बात हो रही है। टारगेटेड एट ऑल एज ग्रुप्स ओवर 3 years ओल्ड। 3 साल से ऊपर के हर एक एज ग्रुप के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट है। दिस इंक्लूड्स 39 ब्रांड्स ऑफ सीरियल्स एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल बार्स। Consumers of cereal products perceive Kellogg's to be high quality manufacturer. As the market leader, Kellogg's has a distinct premium positioning within the market. This means that it has a confidence of the consumers. ठीक है, 39 प्रोडक्ट्स मतलब काफ़ी वेराइटी होगी और हर एज ग्रुप को टारगेट आता है ना। वो प्रोटीन बार और वो सब चीज़ें भी आती है, वो लोग वो भी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर डेवलपिंग एन एम फॉर द बिजनेस। अब यहाँ पे वो बैलेंस डाइट वाला जो कंसेप्ट है ना, ये पूरे टॉपिक के अंदर वही आपको मेन दिखेगा, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। अपने वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करेंगे तो चलेगा। मेन आइडिया उनका था हेल्थ इश्यूज़ को टारगेट करना, लाइफस्टाइल इश्यूज़ को टारगेट करना, और बोला आप जो खा रहे हो सही चीज़ खाओ और बैलेंस डाइट पे फोकस करो। तो मैंने बोला ना पहले वो इंसल्टिंग वाली कैटेगरी चल रही थी, फिर बोला कि हम इसके आपको बेनिफिट्स बता रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी को उन्होंने चेंज किया, उससे फ़र्क पड़ता है।
फिर क्रिएटिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये कैसे प्लान करें, किस तरीके से हम सक्सेसफुली इसको इंप्लीमेंट करें, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट दे रखी है उन्होंने। क्या किया वो नीचे जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें राउंड बुलेट से वो वाला पढ़ लो डायरेक्ट। Encourage and support physical activity among all sectors of the population. Use resources to sponsor activities and run physical activity focused community programs for its consumers and the देखो public ये in general. कैसे लिंक होता है, अब वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये आपको मार्केटिंग समझनी है कि ब्रांड पॉपुलर कैसे होगा। वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन, तो अब हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ भी है ना मार्केट में, आप सब जगह अपनी प्रेजेंस बना लो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज वर्कआउट वाली जो कैटेगरी है, उस एक्टिविटी को वो टारगेट कर रहे हैं और उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं कि भाई देखो हेल्थ में सिर्फ खाना या बैलेंस डाइट इनफ नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका वर्कआउट होना चाहिए, तो फिर वो ओवरऑल आपकी हेल्थ पे काम करेगा। तो हम आपकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, उस हिसाब से हमने एक प्रोडक्ट बनाया, बट उसके साथ आपको भी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो जाके आपकी हेल्थ प्रॉपर्ली मेंटेन होगी। तो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो नहीं करते हो, इससे केलॉग्स को डायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परसेप्शन वो बिल्ड कर रहा है, अपनी जो इमेज बिल्ड कर रहा है आपके माइंड में, उससे फ़र्क पड़ता है। तो आगे अपने देखेंगे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में केलॉग्स ने अपने आप को एसोसिएट किया उसको प्रमोट करने के लिए कि भाई लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, वो एक चीज़ है, लेकिन आपकी हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे वो मैसेज पास ऑन करना चाह रहे हैं वैसा। नेक्स्ट, Increase the association between Kellogg's and physical activity. Use the cereal packs to communicate the balanced message to consumers. Introduce food labeling that would enable consumers to make decisions about the right balance of food. फूड लेबलिंग मतलब वो उसमें बता रहे हैं ना पैकिंग पे कि आप ये जो प्रोडक्ट, जैसे म्यूसली मैंने बोला, तो इसके अंदर आपको इतना फाइबर मिल रहा है, इतना प्रोटीन मिल रहा है, इससे आपको ये हेल्थ बेनिफिट हो रहा है, वो पैकिंग पे सब कुछ लिखते हैं। तो पढ़ने से आपके माइंड में वो परसेप्शन बनता है कि हेल्थ के लिए अच्छा है तो हम कंज्यूम करेंगे वैसा। ठीक है, नेक्स्ट फिर कुछ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स करके बोला हुआ है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, तो एक एब्रीवेशन बना दिया। तो केलॉग्स का जो मैसेज है वो क्लियर था कि हमें हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है और फिजिकल एक्टिविटी को टारगेट करना है और अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, तो वो स्ट्रैटेजी पे वो लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही आ गया, सपोर्टिंग इम्प्रूव्ड फूड लेबलिंग। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप भले डेयरी मिल्क परचेज कर लो, कोई चॉकलेट का पैकेट ले लो, बिस्किट का पैकेट ले लो, उसमें ना वो मेंशन किया होता है कि ये जो पैकेट है इसमें कितनी कैलोरीज है, और एक है ना GDA करके लिखा होता है ऑफ योर डाइट, कि भाई आपका रोज़ का जितना भी कैलोरी कंजम्पशन होता है उस कैलोरी कंजम्पशन का इतना हिस्सा इस पैकेट से आपको मिलेगा, वैसे करके लिखा होता है। देखना डेयरी मिल्क के पैकेट पे भी ना कॉर्नर में छोटा सा 2%, 5%, 1% ऑफ योर कैलोरी डाइट करके लिखा होता है। तो एक ह्यूमन बीइंग की रोज़ की ना कैलोरी इंटेक की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने कहीं पे पढ़ा भी होगा, 2000 कैलोरी है, 1800 कैलोरी है, डिपेंडिंग कि आपका वर्किंग कैसा है। अगर आप जैसे अपने जो प्रोफेशनल फील्ड में है या फिर ऑफिस वर्क वाले लोग हैं, उनका उतना फिजिकल वर्कआउट नहीं होता, तो अपने लिए 1800 कैलोरी टू 2000 कैलोरी पर डे इज़ मोर देन इनफ। लेकिन जो फिजिकल लेबर वर्क कर रहे हैं, जैसे वर्कर्स है फैक्ट्रीज़ में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, जहाँ लेबर वर्क है, उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट जो 2500 टू 3000 कैलोरी भी होता है, क्योंकि वो कैलोरी उतनी बर्न भी कर रहे हैं। अपने जैसा बंदा अगर 3000 कैलोरी रोज़ इंटेक करेगा तो वो ओबेसिटी की तरफ ही जाने वाला है। इम्प्लाइड के सामने उतना फिजिकल वर्कआउट नहीं है, लेकिन 1800 2000 कैलोरी है मोर देन इनफ। तो अभी पैकिंग पे मेंशन करते हैं कि आप एक चॉकलेट खा रहे हो डेयरी मिल्क की, उसके अंदर मान लो 200 कैलोरी है, तो आपका जो एवरेज गवर्नमेंट ने बोला है कि 2000 कैलोरी होनी चाहिए, उसमें से 200 कैलोरी तो आपको इसी में से मिल रही है। तो दिस इज़ 10% ऑफ योर डेली कैलोरी इंटेक। तो आपने अगर ये चॉकलेट खा ली तो आपका आज का कैलोरी इंटेक का 10% तो उसमें कवर हो गया। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बट डिपेंड करता है उसमें कितनी कैलोरी है, तो बाकी आपको कितना इंटेक करना है वो आइडिया होना चाहिए। तो फूड लेबलिंग में उन्होंने ये सारी चीज़ें करके क्लैरिटी लाने की कोशिश की, और अब तो हर प्रोडक्ट पे होता है, ये मैंडेटरी है। जो GDA करके बोल रहे हैं ना, दैट इज़ गाइडलाइन ऑफ डेली अमाउंट्स, वो आप अंडरलाइन करके रख सकते हो। कोई भी फूड पैकेट पे देखना आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो कंपलसरी है ना, वो ऊपर अथॉरिटी से ही आता है ना कि ये करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये मैंडेटरी हो गया, पर ये लोग केलॉग्स वालों ने ये शुरू किया था, एक ट्रेंड बनाया था, और आज की डेट में इट इज़ मैंडेटरी, तो लिखना ही पड़ता है आपको, तो पता करना ज़रूरी है। और ये पैकेज फूड पे तो खास ज़रूरी है, बिकॉज आप ये वेफर का पैकेट लो, उस पर भी लिखा होता है, उनको मेंशन करना पड़ता है, ये मैंडेटरी। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, स्पॉन्सरिंग स्विमिंग प्रोग्राम्स। मैंने बोला फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, तो स्विमिंग इज़ मेजर एक्टिविटी जिससे आपका अच्छा खासा कैलोरी बर्न हो सकता है। तो वो लोग फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए स्विमिंग के जो एसोसिएशंस हैं, जो चैम्पियनशिप्स है, जो टूर्नामेंट्स है, उसके साथ स्पॉन्सरिंग करके अपने आप को लिंक कर रहे हैं कि भाई हम हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के साथ तो लिंक करने ही वाले हैं। तो ये इन्होंने किया, इसके अंदर उसकी डिटेल दे रखी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट भी वही है, एक्सरसाइज को प्रमोट करना,
वॉकिंग, साइकिलिंग, ये कितनी बार होता है ना, वैसे मैराथन्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं या साइक्लेथॉन ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि इतने किलोमीटर सब साइकिलिंग करेंगे, केलॉग्स वाला उसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें वो लोग अपनी PR एक्टिविटी या मार्केटिंग के लिए भी करते हैं, मेन वैसा होता है। केलॉग्स इन द कम्युनिटी, देखिए कम्युनिटी में क्या कर रहे हैं, ये पढ़ लो एक बार। Kellogg's has also delivered a wide range of community programs over the last 20 years. For example, the Kellogg's Active Living Fund encourages voluntary groups to run physical activity projects for their members. The fund helps organizations like the St. John Center in Old Trafford, which runs keep fit classes, badminton and table tennis. ठीक है, इतना बेसिक चलेगा, आगे नहीं पढ़ते। मेन बात ये है कि कम्युनिटी मतलब जिन कंट्रीज़ में वो सर्व कर रहे हैं, जहाँ प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़, वहाँ के लोकल ट्रस्ट और ये एसोसिएशंस या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ टाई अप करके वहाँ पे भी स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनसे उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो रही है। तो अलग अलग जो स्पोर्ट्स है उसके साथ अपने आप को लिंक कर लिया वैसा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजी। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली वो एक वाइटल है पॉइंट। जैसे उन्होंने बोला गेट द बैलेंस राइट, तो स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे कि आप सही चीज़ खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, वो खाओ जो आपके शरीर के लिए अच्छा है। तो वो कम्युनिकेशन, वो मैसेज पास ऑन करना टू द पोटेंशियल कंज्यूमर, वो नेसेसरी है। और वो मैसेज कैसे पास ऑन होगा? आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के थ्रू और आपके प्रोडक्ट के ऊपर आप क्या लिखते हो उसके थ्रू ये मैसेज पास ऑन होने वाला है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में अगेन बात वही है, मेन पॉइंट देख लेते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। वो पॉइंट मैंने साथ में कवर कर ही लिया। एज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन केलॉग्स यूजेस मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, सेम पॉइंट। इंटरनल कम्युनिकेशन में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी तो ये मैसेज पास ऑन करना है। ये अपन स्ट्रैटेजी में पढ़ चुके हैं कि भाई जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है, वो अपने मिडिल लेवल लोअर लेवल स्टाफ को समझाता है कि हमें बाहर जाके ये बोलना है, इस तरीके से प्रोडक्ट पोजीशनिंग करनी है, इस तरीके से मार्केटिंग करनी है, परसेप्शन ऐसे बनाना है। तो फिर जो भी उनका टीम मेंबर होगा वो पोटेंशियल क्लाइंट से, रिटेलर से, कंज्यूमर से उसी तरीके से बात करेगा कि कॉमन परसेप्शन बनना चाहिए। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रैटेजी एंड कम्युनिकेशन। कंक्लूजन आपको पता चली गया इतना सारा पढ़ के कि अल्टीमेटली कंपनी कर क्या रही है। इसका वो केस स्टडी वाला मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, अगर साथ में देखना हो तो। इससे ज़्यादा डिटेल में उसमें पॉइंट्स थे, मैंने रिसेंटली देखा था इसलिए मेरे ध्यान में, शायद मुझे भी ऐसे ध्यान है, शायद मैंने भेजा होगा केलॉग्स का, मैं देख लूँगा, अगर बाकी होगा तो भेज दूँगा। नेक्स्ट जो केस है दैट इज़ 7th केस, लास्ट पॉइंट है ये। अश्वमेधा रुद्रापीठ लिमिटेड करके कंपनी है। अब इनका पूरा फोकस जो है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा है, उस तरीके से रहेगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखो, अगेन मैं क्विकली बता देता हूँ क्या पॉइंट्स है। इनिशियली उन्होंने आयुर्वेद के बारे में जो आपको बेनिफिट्स है वो बताया कि भाई वर्ल्ड में ये किस तरीके से ग्रो हो रहा है। अब आयुर्वेद की बात आती है तो इंडिया काफ़ी पॉपुलर है कि भाई हमारा एंशियंट साइंस है, और पूरे वर्ल्ड में अब ऐसा हो गया ना कि उल्टा केस है। देखो आयुर्वेदा और योगा ये इंडिया ने इन्वेंट किया और इंडिया इसको सबसे कम यूज़ कर रहा है। अब फॉरेनर्स जो है उनको पता चल गया है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं, क्योंकि उनकी एंशियंट हिस्ट्री में ऐसा कुछ साइंटिफिक चीज़ें नहीं थी, वो अपने यहाँ थी। तो अब आयुर्वेदा और योगा का यूज़ इंडिया से ज़्यादा इंडिया के बाहर हो रहा है। इवन जब वो वर्ल्ड योगा डे अपने सेलिब्रेट करते हैं जून में, तो वहाँ उस दिन पे इंडिया से ज़्यादा इसका सेलिब्रेशन तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, बिकॉज फॉरेनर्स को साइंटिफिक चीज़ें पता चल गई है कि यार इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। तो हम खुद इंडियंस हो के हमारे यहाँ का इनोवेशन उतना यूज़ नहीं करते जितना वो लोग डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसा। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे उतना पॉपुलर हो गया है। आयुर्वेदा भी उसी कैटेगरी में है। सेकेंड पॉइंट में आपको डेटा बता रखा है कि भाई कितना ग्रोथ होगा इस इंडस्ट्री में। आयुर्वेदा की बिजनेस इंडस्ट्री होगी तो उसमें ग्रोथ हो ही रहा है। डोमेस्टिक मार्केट आप देख लो, 30,000 करोड़ रुपीज़ का मार्केट है। इतने रुपए के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल हो रहे हैं, और मार्केट पेनिट्रेशन रूरल अर्बन एरिया में बढ़ता जा रहा है। और बोल रहे हैं 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 77% इंडियन हाउस होल्ड्स में कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। तो ये डेटा है। ओके, बाकी डेटा है तो उसको रीड नहीं करते, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ कुछ पॉइंट में लगता है मैं आपको बता देता हूँ साथ में। स्टार्टिंग में वही बता रहे कि आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जो जनरेशन आ रही है उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट्स हैं। बोला कि स्टार्टिंग में आयुर्वेदिक कंपनीज जो है ना कस्टमर्स को इंप्रेस नहीं कर पा रही थी, लोगों को फेथ नहीं था। बोले यार ये सब खाली पैसे कमाने वाली बात है, कुछ असर नहीं होता ये वो। थोड़ा ट्रीटमेंट में टाइम भी लग जाता है, आयुर्वेदिक चीज़ों का इफेक्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन वो इफेक्ट होता लॉन्ग टर्म है। उसके बदले अपने एलोपैथिक और ये सब मेडिसिन और ये सब प्रोडक्ट्स जो अपने देखते हैं ना, वो आपको तुरंत रिजल्ट देंगे, लेकिन वो रिजल्ट शॉर्ट टर्म होगा। बट सबको क्विक रिजल्ट चाहिए, और वो दिखते हैं ना तो लगता है कि ट्रस्टेड है। आयुर्वेदिक चीज़ों में थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं होता, और कंपनीज उस तरीके से प्रेजेंटेशन अर्लियर टाइम पे नहीं कर पा रही थी। तो वो एक ड्रॉबैक बताया इन्होंने। फिर ये ARL जो कंपनी अश्वमेधा रुद्रपीठ, इसकी बात हो रही है।
तो उन्होंने बोला कि ये कंपनी सेटअप की गई, इसमें भी आइडिया वही था कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को अपने प्रमोट करेंगे और FMCG सेक्टर जो है उसको चैलेंज करने का काम ये कंपनी ने शुरू किया, वैसा बता रहे हैं। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अराउंड 10 ईयर्स हो चुके हैं इनको, इससे ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। इन्होंने बोला पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग करने, एक टर्म मिलेगा सेकेंड लास्ट पॉइंट में, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी, पर्पस ड्रिवन मार्केटिंग। पर्पस ड्रिवन मतलब हम प्रॉफिट का इंटेंशन नहीं शो कर रहे, आप है ना प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हो कि आयुर्वेदा से जो हेल्थ बेनिफिट्स, जो लाइफस्टाइल बेनिफिट्स है ना, वो लोगों तक पहुंचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा पर्पस है। पैसा कमाना है सेकेंडरी, वो साथ में चलेगा, लेकिन लोगों की लाइफस्टाइल को बेटर करना, दैट इज़ एक मिशन है जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, उसको हम पर्पस ड्रिवन बिजनेस बोल सकते हैं। वैसा है ये टर्म, आपने शार्क टैंक पे भी सुना होगा, बहुत बार वो कंपनीज़ में आते हैं, तो वो लोग जैसे एक कंपनी का एक वो लोग लेके आए थे मिलेट बेस्ड, आजकल मिलेट काफ़ी चल रहा है, तो अपने जो भी चीज़ें मैदे की और ये वीट की कंज्यूम करते हैं, जैसे पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, तो कुछ कंपनीज़ हैं जो मिलेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा है, और मैदा तो कितना ख़राब है अपने को पता है, तो उसके ऑल्टरनेटिव में बोल रहे हैं कि आप जैसे पिज़्ज़ा का बेस हो गया या पास्ता हो गया, तो उसके लिए आप मिलेट्स यूज़ करो और मिलेट्स के बेसिस पे बनाएं। तो कुछ कंपनीज़ ने इसके ऊपर काम शुरू किया कि भाई हम लोग मिलेट को बेस बना के ये सब प्रोडक्ट बेचेंगे एज एन ऑल्टरनेटिव टू द वीट और मैदा जो भी चल रहा है वो। अब ये जो बिज़नेस वो कर रहे हैं, आइडिया तो प्रॉफिट कमाने का ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं कि भाई ये जो भी चीज़ें मैदे वाली कंज्यूम हो रही है कौन कर रहा है, यंग बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो बोले हम एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं ताकि पेरेंट्स को भी टेंशन ना हो कि यार ये जंक फूड वाली चीज़ें लोग खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, तो हेल्थ ख़राब ना हो। अगर मिलेट है तो दैट इज़ हेल्थ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो एक पर्पस है हमारा अवेयरनेस क्रिएट करके ट्रेंड को चेंज करना। तो बिजनेस तो चल ही रहा है, लेकिन एक इंटेंशन जो होता है ना वो इस तरीके से शो कर सकता है वैसे। देखो नेक्स्ट पेज पे जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बोला इट इज़ ऑल्सो एम टू एस्टैब्लिश द कंपनी एज अ साइंस बेस्ड, इन्वेंशनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेचुरल एंड ट्रस्टेड फॉर हेल्दी लाइफ। तो वो अंडरलाइन करके रख सकते हो, उससे आपको कंपनी का ऑब्जेक्टिव या जो पर्पस है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है दिस कैप्टिव मार्केट इज हेल्थ कॉन्शियस, लुक्स आउट फॉर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, बिलीव्स इन द फिलोसॉफी ऑफ होम ग्रोन प्रोडक्ट्स एंड अबव ऑल कंसिडर्स दैट पर्सन। वो जो फाउंडर है रुद्र जिसका नाम बता रहे हैं, बोले उसको आइडल माना जा रहा है। इसके बारे में तो देखना पड़ेगा क्योंकि इतना मैंने भी पर्सनली सुना नहीं है उसके बारे में। नेक्स्ट फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात हो रही है, आपको दिखेगा व्हेन कंपेयर टू एन FMCG मल्टीनेशनल। तो मल्टीनेशनल FMCG कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर और ये सब हो गई, PNG हो गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो ये सब जो कंपनीज है इनका एक ट्रेडिशनल तरीका होता है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। बोल रहे हैं ये कंपनी ARL जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है और इससे वो लोगों ने अच्छा टर्नओवर जो है वो चेज़ कर लिया। और आप देख रहे हो टर्नओवर कितना बता रहे हैं, दिस इज़ अराउंड 7,000 करोड़ रुपीज़, एक साल का टर्नओवर है और इतना सेल कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अब ये बाकी FMCG कंपनीज़ के कंपैरिजन में छोटा नंबर है क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर और पतंजलि ये सब का टर्नओवर देखोगे तो मोर देन 60,000 करोड़ एनुअली। HUL का उतना टर्नओवर है, पतंजलि इज़ मोर देन 40,000 करोड़, तो उतना सेल है क्योंकि एक एक प्रोडक्ट जो वो लोग बेच रहे हैं ना, जैसे पतंजलि है तो पतंजलि का घी फेमस है उसका, ठीक है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, टूथपेस्ट है, 1500 2,000 करोड़ का एक साल का सेल एक एक प्रोडक्ट का उनका, और उनके पोर्टफोलियो में कितने प्रोडक्ट्स है आपको पता ही है। तो 40-50,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर ये कंपनीज अचीव कर रही है, दैट इज़ अ बिग नंबर। और पतंजलि सेकंड लेवल पे है, सेकंड नंबर पे है, HUL फर्स्ट है, उसके बाद पतंजलि है, उसके बाद बाकी कंपनीज आती है। वैसे तो बड़ा नाम है, ठीक है। और बोल रहे हैं जो टर्नओवर है वो बढ़ता जाएगा, टारगेट्स भी दे रखे हैं। वापस वही बोल रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस पीपल को टारगेट कर रहे हैं जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। तो देखो एक तो हेल्थ कॉन्शियस को टारगेट कर रहे हैं, बट उनको मालूम है अफोर्डेबिलिटी इज़ द की। आप बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचोगे तो हर कोई खरीद नहीं पाएगा, फिर ये टर्नओवर अपना नहीं अचीव कर पाएंगे। तो जो अफोर्डेबिलिटी है उस पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। बच्चों को टारगेट कर रहे हैं तो हेल्थ ड्रिंक्स को लेके, एल्डरली लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयों को लेके, तो उस पर फोकस चल रहा है। तो सेगमेंटेशन अच्छे से किया ये बता रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट किया हुआ है, लेकिन आगे जाके जो हायर सेगमेंट है, अपर मिडिल क्लास, और उनको भी टारगेट करेंगे, वो प्रोडक्ट्स भी आने वाले वैसे बता रहे हैं। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, बोल रहे लार्ज सेगमेंट को केटर कर रहे हैं,
लेकिन सबको केटर नहीं कर रहे अभी। तो स्पेशलाइजेशन है, सिलेक्टिव है। तो जैसे अभी बोला कि भाई अपर इनकम ग्रुप वालों को अभी तक टारगेट नहीं किया, लोअर इनकम मिडिल इनकम वालों को टारगेट किया। तो बोला सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, पूरा मार्केट कवर नहीं हो रहा है लेकिन मार्केट के काफ़ी सारे सेक्टर्स उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिए। ठीक है, अब काओ मिल्क और ये सब प्रोडक्ट्स पे भी जाने का प्लानिंग है कंपनी का। रिसर्च सेंटर फैसिलिटी डेवलप कर रखी है। अब आप अगर आयुर्वेदिक बिजनेस कर रहे हो तो रिसर्च फैसिलिटी के बिना आपका काम होने नहीं वाला। नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशन कैसे करोगे, तो उसके लिए कंपनी खर्चा कर ही रही है। फिर काओ घी है, शैम्पू है, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सब प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी ने काम किया, प्रोडक्ट्स बेचने स्टार्ट किए और अच्छा खासा टर्नओवर उनका एनुअली इन प्रोडक्ट से आ रहा है। ये वैसा है। बाकी स्ट्रैटेजीज आपको वही दिखेंगी, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी एंड ऑल अपन ने पढ़ा ही है, तो वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं इनके, 2 लाख आउटलेट है इंडिया में ऐसा बता रहे हैं और मार्केट प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो वो हेल्थ सेंटर्स और उस टाइप के सेटअप करते हैं, जैसे पतंजलि वाले ने भी कर रखा था, डॉक्टर्स और उनके वो है। पतंजलि ने इनिशियली जब बिज़नेस किया तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचते थे। तो सूरत में भी काफ़ी जगह पतंजलि वालों के जैसे क्लिनिक टाइप थे। तो आप वहाँ पे जाओ, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप बात करो, आपको वो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो पूरी आयुर्वेदिक। तो पॉपुलर उसी से हुआ, काफ़ी लोग पतंजलि की आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते थे। फिर उन्होंने एक्सपांशन के तौर पे फिर FMCG मार्केट में एंटर किया और उसमें भी धीरे धीरे पहले फूड बिजनेस में घी और ये सब में फोकस किया और फिर बाद में बाकी प्रोडक्ट्स ऐड ऑन किए। आप पतंजलि का ध्यान में रखोगे ना तो भी आपको एक केस और अच्छे से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि सेम लाइन पे चल रहा है। वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट कम किया, वर्ड ऑफ माउथ से पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो रही है, ऐसा बता रहे हैं। ओके, यूट्यूब के ऊपर भी प्रमोट किया है इसको, वैसा बता रहे हैं। 1000 वीडियोज़ ऑन योगा एंड ऑन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इसके यूट्यूब चैनल पे। तो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने से अच्छी प्रमोशन हो जाती है, इम्प्लाइड है। अब देखो ये जो यूट्यूब मार्केटिंग वाला जो केस है उसमें वैसे ही है। यूट्यूब पे जब ये लोग वीडियोस डाल रहे हैं ना तो वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अबाउट आयुर्वेदिक, योगा एंड एवरीथिंग, पर साथ साथ में उनका ब्रांडिंग तो हो ही रहा है। फिर उससे आप पता करते हो अच्छा ये कौन सी कंपनी है। जब आपको वीडियो में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है तो धीरे धीरे आपका ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है। फ्री है, यूट्यूब तो फ्री में चल रहा है, लेकिन ट्रस्ट बिल्टअप होता है ना तो आप उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज ट्राई करने में फिर बिलीव करते हो, वैसा है। तो यूट्यूब वाला ये केस है। अब वापस वही बोला कि 10 साल से कम टाइम के अंदर इन्होंने अपना बिजनेस इतना ग्रो कर लिया है और आगे फ्यूचर में और प्रोजेक्ट्स हैं इनके जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को टारगेट करेंगे। तो बस इसके साथ ये केस यहाँ पे कंप्लीट है। बोलो, क्लियर, समझ आ गया दोनों पॉइंट्स? बस तो अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसके साथ।